वाकया बताया जाता है कि पिताजी जो उस समय रामलीला चलती थी, उस समय तो ये 51 में तो ये मीडिया और सीरियल फिल्में हुआ ही नहीं करते, हुआ थी नहीं उस वक्त जी। किए थे। तो जिस वक्त पिताजी का रामलीला में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चलता था, उस वक्त याद है हमको, तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं याद, लेकिन पता लोग बताते उस वक्त कानपुर से जो बिठूर ट्रेन जाती थी, छोटी लाइन हुआ करती थी उस समय जी। चलती थी कोयले वाली, तो जिस समय संवाद होता था उस समय वो ट्रेन रुक जाती थी बीच में लोग देखने के लिए लक्ष्मण और परशुराम के संवाद। वाकया मुझे याद है कि इतना हो रहा था। हाँ, मेरे ताऊ जी जो थे, ताऊ जी तो वो राम का चरित्र निभाते थे जी। और पिताजी लक्ष्मण। तो दादी जो हैं और बाबा जो कि छोटे थे, पिताजी और वो बड़े थे, तो उन्हीं की देखरेख में लेके जाते थे। संवाद चल रहा था, सब कुछ हुआ। परशुराम जी को इतना पिताजी ने क्रोधित कर दिया, क्रोध दिला दिया, वो इसलिए क्योंकि पिताजी भी भूल चुके थे, वो चरित्र में इतना डूब गए थे कि उन्होंने राम के बारे में कुछ बोला, कुछ संवाद था, मुझे याद नहीं है, उस समय की बात है सब। तो परशुराम जी ने कहा मैं धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा सर। हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर फरसा चलाया मारने के लिए, तो पीछे अंगद खड़ा था, अंगद ने वो गदा लगा दिया जी। उस गदे के 2 टुकड़े हो गए। सोचिए किस, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों लोग अपने किरदार में इतना डूबे हुए थे कि उस वक्त ये नहीं दिखाई पड़ रहा कौन, उनको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा ये लक्ष्मण है और वो परशुराम। कैसे हैं? बढ़िया हो। एक तो मैं 346 किलोमीटर आज चल के आऊँ आपका इंटरव्यू करने, रुद्रपुर से लखनऊ। और दूसरा सबसे बेहतरीन ये रहा कि क्योंकि हम लोग अनजाने लोग हैं और जब मिलते हैं तो लगता है कि कैसा रहेगा, लेकिन जैसा आपने ट्रीटमेंट दिया, पिछले 1.5 घंटे से हम लगातार बात कर रहे, अभी बात हमारा खत्म नहीं हुआ, शाम तक भी करें तो बहुत खत्म होने लायक नहीं, मतलब लगा ही नहीं कि हम अननोन है। ऐसा लग रहा था कि हाँ पहले संग थे, अब बहुत दिनों बाद पुरानी मुलाकात। हाँ, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही है, भी कंफर्टेबल हो गए हम लोग। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आप कहाँ जन्मे, आपका पालन पोषण कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पिता का एरिया और बैकग्राउंड क्या था, क्या करते? मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरा जन्म बनारस में हुआ है जी। 1969 7 जुलाई मेरी पैदाइश है। हम लोग ट्विंस थे, जुड़वा भाई थे जी। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ही वो एक्सपायर कर गया था जी। पिताजी रेलवेज में मेरे रहे और माँ भी टीचिंग में थी, बनारस में पोस्टेड थे। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, वो लखनऊ आ गए और हम लोग कानपुर में शिफ्ट हो गए। और पिताजी का था, पिताजी भी अभिनय के क्षेत्र से उनका जो जुड़ाव रहा है, वो 1951 की बात है, जैसा कि बार पेपर में निकला था कि जी। लक्ष्मण कैरेक्टर करते थे वो। वाकया बताया जाता है कि पिताजी जो उस समय रामलीला चलती थी, उस समय तो ये 51 में तो ये मीडिया और सीरियल फिल्में हुआ ही नहीं करते, हुआ थी नहीं उस वक्त जी। किए थे। तो जिस वक्त पिताजी का रामलीला में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चलता था, उस वक्त याद है हमको, तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं याद, लेकिन पता लोग बताते उस वक्त कानपुर से जो बिठूर ट्रेन जाती थी, छोटी लाइन हुआ करती थी उस समय जी। चलती थी कोयले वाली, तो जिस समय संवाद होता था उस समय वो ट्रेन रुक जाती थी बीच में लोग देखने के लिए लक्ष्मण और परशुराम के संवाद। वाकया मुझे याद है कि इतना हो रहा था। हाँ, मेरे ताऊ जी जो थे, ताऊ जी तो वो राम का चरित्र निभाते थे जी। और पिताजी लक्ष्मण। तो दादी जो हैं और बाबा जो कि छोटे थे, पिताजी और वो बड़े थे, तो उन्हीं की देखरेख में लेके जाते थे। संवाद चल रहा था, सब कुछ हुआ। परशुराम जी को इतना पिताजी ने क्रोधित कर दिया, क्रोध दिला दिया, वो इसलिए क्योंकि पिताजी भी भूल चुके थे, वो चरित्र में इतना डूब गए थे कि उन्होंने राम के बारे में कुछ बोला, कुछ संवाद था, मुझे याद नहीं है, उस समय की बात है सब। तो परशुराम जी ने कहा मैं धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा सर।
हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर के फरसा चलाया मारने के लिए, तो पीछे अंगद खड़ा था। अंगद ने वो गदा लगा दिया जी। उस गधे के 2 टुकड़े हो गए। सोच ली किस, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों लोग अपने किरदार में इतना डूबे हुए थे कि उस वक्त ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कौन, उनको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा था ये लक्ष्मण है और वो परशुराम है जी। जब ग्रीन रूम में जाते हैं, रामलीला खत्म होती है, तो परशुराम जो बने थे वो कानपुर के भी बड़े फेमस थे, वो शायद चौबेपुर या कहीं के थे। तो मेरे पिताजी का नाम था छुटके। ये छोटे थे पिताजी, लंबाई में नहीं वैसे भी छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे। अच्छा। उस वक्त क्या हो गए, उस वक्त पिताजी मेरे ख्याल से 9th या 8th में पढ़ते थे, ये तब की बात है। शौक उनको रहा। छुटके, अगर आज तुमको कुछ हो जाता, मान लो गदा ना लगता, धड़ अलग हो जाता, तो हम दाई का काम मुंह दिखावा एक थी। तो पिताजी ने कहा चाचा तो आपो तो हमको क्रोध दिलाए थे, तो कहे अगर हम क्रोध दिलाए तो तुम कहे तो हम क्या करें, आपने क्रोध दिलाया, हम मेरे क्रोध था। तो ये होता है अभिनेता जो होता है, किरदार कलाकार होता है, तो जब वो कोई चरित्र निभा रहा होता है, अच्छा कलाकार होता है जो चीज़ों को भूल करके अपने चरित्र में पूर्णतः डूबा होता है। जी बिल्कुल। तो वही चली। फिर ये हुआ कि पिताजी फिर, हाँ उस वक्त इनका पापा का ये रहता था, थोड़ा पापा के बारे में बताना चाहूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें हुई याद आई, इस बीच मेरे बीच में नहीं है पिताजी। तो जैसे वो बता रहे हैं तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं, दौड़ रही हैं। आंखें भी नम हो गई पिताजी की जाते थे तो उस वक्त पहला बताते थे कि हमारा दशहरे के बाद से वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता था, तो उस बीच में हम लोग कहीं काम नहीं कर सकते थे। जी। था जा रहे थे, उसमें मंदना जंक्शन स्टेशन है, तो ट्रेन जाना था। अचानक पता लगा कि बाबा नहीं रहे। जब वहाँ पहुँचते हैं, रामलीला हो रही होती है, उस बीच तक नहीं बताया जाता है पिताजी को, जब हो जाती खत्म हो तो बताया जाता है। फिर आए तो अब क्योंकि पिताजी मेरे घर में परिवार में पिताजी लोग 4 भाई थे, 4 भाई और 3 बहनें थी जी। तो सेकंड नंबर होने बाद तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती पिताजी के। फिर आए अपना, फिर पढ़ाई उन्होंने वो अभिनय छोड़ दिया वहीं से, फिर ट्यूशन करने लगे, फिर पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने चीज़ें की, फिर धीमे धीमे आए। हाँ ये रहा कि उसके बाद चीज़ें आई, फिर मैं आया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, CMS पढ़ाई लिखाई मैंने की, फिर मैं IRT इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग करने चला गया। फिल्में और नाटक देखने का शौक था ही, और कॉलेज स्कूल में तो नाटक होते तो पार्टिसिपेट कर लिया करता था। इतना कुछ नहीं था, इतना नहीं था कि मुझे अभिनेता बनना है। हाँ फिल्में देखते थे, जब कभी रैगिंग होती थी तो वही अपना अनुपम खेर साहब की कोई फिल्म आया करती थी, वो देखी थी मैंने, जिसमें वो बाप बने हैं और हाय पैसा करके चिल्लाते हैं। फिल्म थी, याद नहीं फिल्म का नाम क्या, तो वो एक्टिंग दिखा दिया करता था। अब सीनियर्स हैं, जहाँ सीनियर्स को मेरे पता लगे, अरे वो शुक्ला को सेकेंड ईयर वाले लेके गए हैं। अच्छा। ना फर्स्ट ईयर में था, थर्ड ईयर में तो सेकेंड ईयर वाले लेके, जहाँ पता लगे तुरंत रूम में पहुँचे। हाँ सर, अरे चलो शुक्ला जरा मेरे रूम में चलो, चुपचाप बैठ जाओ। चलता रहा। फिर हुआ ये अभिनय का दौर जो मेरा वहीं इलाहाबाद IRT से स्टार्ट हुआ। कॉलेज की टीम में जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई लड़का फर्स्ट ईयर में पहुंचा है तो उसको कल्चर वाले या स्पोर्ट्स वाले कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, कंपटीशन होता है, तो उसमें उसको साथ नहीं देते हैं। क्योंकि सीनियर्स को अच्छा लगा तो सीनियर्स ने एक अपनी स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट का नाम था ज्वलंत। पार्टिसिपेट किया उन्होंने, अलग टीम डाल करके पार्ट किया, IRT के नाम से ही, इंस्टीट्यूट के नाम से ही दिया। थोड़ा सा काटूंगा, अगर जिस अभिनय की वजह से आपका ये सारा कुछ हो रहा था, वो अभिनय हो सकता है अभी लाइव? हाँ हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो कर दीजिए। हो सकता है वो अभिनय मैं उसी का ही कर दूं। हाँ कर दीजिए। जिस समय दौर में वो मुझे मिला, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। हाँ। उस ये 91 की बात है, 93-91 का फिल्म, वो नाटक का नाम है ज्वलंत। आधे घंटे की स्क्रिप्ट होती थी जी, करते थे। उसमें ये था कि उस वक्त कश्मीर में आतंकवादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था।
तो वहाँ हर बच्चा जो आतंकवादी, और वहाँ के जो आतंकवादी थे वो वहीं के कश्मीर के लोगों के बच्चों को ही पकड़ते थे। आप प्रलोभन दे करके पार्टिसिपेट किया। एक वाक्य सबसे बड़ा ये हो गया, मैं करूँगा कि जिस वक्त ये शो होना था उस वक्त मुझे 103 104 फीवर आ गया। जब पता लगा सीनियर्स को फीवर है तो उन्होंने कहा मैं विड्रॉ कर लेता हूँ अविनाश, मैं नहीं करूँ। मैंने कहा नहीं सर करें, मैं हॉस्टल में जब वो तब है, उस वक्त मैं गया। मैंने अब तब पता ही नहीं था कि दवा जो है वो 5 घंटे के बीच में खानी होती है, के अंतराल पे खानी होती है, 4-5 घंटे का। मैंने जब पहले दवा खा ली, 9 बजे दवा खा ली, उसका जब शो होना हुआ तो कोई लड़का लेके आया तो फिर लग रहा था खांसी जुकाम, फिर लग रहा बुखार, फिर मैंने कॉम्बीफ्लेम फिर खा ली दोबारा। जो करना तो सर बोले करें, हम ना करें तो वो दिखाता हूँ हल्का सा। मैं अभी बैठ के नहीं करूँगा, ऐसे कर देता हूँ। हाँ। उस वक्त मेरी उम्र थी 65 प्लस, दाढ़ी निकली है, मैं दर्जी हूँ। ये कैरेक्टर की उम्र है? कैरेक्टर की उम्र है। और मेरी उम्र सोच लो उसमें 25 साल होगी। ठीक। 25 भी नहीं होगी भाई। इंटर करने के बाद गया फर्स्ट 91 के, हाँ 21-22 साल के आसपास रही होगी उम्र मेरी। किया आता है लड़का, उसका बेटा मर गया है जी। बेटा मर गया है, पुलिस वाले आके होते हैं, करते हैं, जाओ इंस्पेक्टर जाओ, मेरी इस आवाज को घर घर तक पहुंचाओ ताकि कोई और बूढ़ा माँ बाप को अपने बेटे का ये दर्द ना देखना पड़े। मेरी इस बात को घर घर तक पहुंचाओ ताकि कोई और बेटा पैसे के लालच में आतंकवादियों को साथ न दे। जाओ मुझे मेरे हिसाब छोड़ दो। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपके आंसू बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। ये चीज़ें होती इमोशनल्स होते हैं कि उस वक्त आंसू इसलिए आ गए थे, फर्स्ट टाइम इसलिए आए क्योंकि फादर की निगाहें आ रही थी। हाँ। अब ये आया कि एक बाप का दर्द क्या होता है। बाप दर्जी है, वो बेटे को मना करता है कि उस राह में मत जाइए। बेटा नहीं मानता, पैसे के लालच में। आज भी करते हैं लोग, बिल्कुल आज भी होता है। आप देखिए गांव से लोगों को, बच्चों को पढ़ा करके लोग किसान हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजता है कि जो मैंने किया वो हम ना बिना बेटा ना करें, बने अच्छे। लेकिन बच्चे जब बाहर से निकल कर शहर में आते हैं, कुछ लोग, उनके संगत के लोग ये भोला चलो इसको फंसाते हैं, बनाते हैं, उसमें बिगड़ जाते हैं। सही। वो उस वक्त नहीं समझते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है, उसमें चीजें होती हैं, तो वो दर्द तो निकलेगा ना। जब आप किसी चीज को फील नहीं करोगे तो कैरेक्टर नहीं निकल सकता है। बिल्कुल सही। अब कॉमिक का है, कॉमिक का भी अलग है। हर व्यक्ति तो कॉमिक नहीं कर सकता ना। सही है। कोई देखेगा तो मुझे देख के तो फेस में यही निकलेगा कि मैं कॉमिक हूँ, मैं कॉमिक करता हूँ। ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि मैं इमोशनल भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसा कि आपको लगा अभी, क्षण में आंसू निकलना, ऑल ऑफ सडन चेंज करके उस कॉमिक में आ जाना, पता नहीं कैसे हो जाता, मुझे भी नहीं मालूम। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ बताइए, जब आप बीटेक कर रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ, इंजीनियरिंग कर रहा था। सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर था, लेकिन चीज़ें ये पता लगी कि मैं हूँ। भाई साहब ने मेरे मना किया था कि सिविल मत लेना, सिविल मत लेना। काउंसलिंग हो रही थी, हमने कहा सिविल नहीं लेंगे, मैकेनिकल ले लेंगे। तब उस सिविल में भी एक चलती थी, पीएचसी ब्रांच होती थी। पीएचसी ब्रांच होता था कि हेल्थ से रिलेटेड होता था, जो कि आजकल नगर निगम में आपके सीवर वाली लाइन के उसके लिए करना होता था जी। तब उतना नहीं मालूम था। फिर लगा कि भाई साहब ने तो बीटेक किया था, बीटेक करने के बाद उनको बड़ा नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट जॉब की। ये फिर जॉब मिली उनको, क्या कौन सी जॉब मिली? एक जेई की जॉब। अच्छा, मतलब बीटेक करने के बाद इतने साल बेकार पड़े रहे, जेई की जॉब लगी, जूनियर इंजीनियर। जूनियर
जब उनकी बीटेक करने के बाद जूनियर इंजीनियर की जॉब मिलेगी तो हम तो डिप्लोमा करें, हमको क्या जॉब मिलेगी? हमको तो वो भी जॉब नहीं मिलनी है। आता रहा चीज़ें तो थोड़ा सा मन भटका, फिर इस क्षेत्र में तो वो वहाँ पे मुझे वो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया। कॉलेज के दिनों की बात है? उसी समय, हाँ, ये मैंने जो ज्वलन सीरियल था तो उसमें कई स्टेट्स के लोग आए हुए थे, उससे मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। फिर वो सिलसिला जो है मेरा। पहली बार जहन में कब आया होगा कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, या आपको एक्टिंग ही करनी है? ये जहन में वही आया कि इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, आया घर तो क्या है, छोड़ दिया, क्या करोगे। फिर यहीं पे एक लखनऊ में फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा था जी, जिसके कि डायरेक्टर थे आपके जानकी दास जी, जो अब नहीं है रहे। इनका नाम सुना हुआ आपने, बड़ी कॉमिक करते थे वो। बिल्कुल सर। फिल्म मैंने पुरानी फिल्में देखी, तो फिल्म वहीं बगल में खुला था। चलो, पापा को पता लगा, अच्छा ठीक है। तो बीच वाले भाई साहब थे जो नहीं रहे, एक्सपायर कर, उन्होंने कहा ठीक है पापा, हम लोग पापा को भैया बोलते थे। अच्छा, पापा को भैया बोलते, क्योंकि हम चाचा के पास रहे। पापा और मम्मी तो जॉब में थे, पापा रेलवेज में थे, मदर मेरी टीचिंग रही, तो उनका ट्रांसफर पर भी जॉब रहता था, तो अब कहाँ हम लोग रह पाते, तो चाचा के पास रहे बचपन में। सारी चीज़ें हुई, फिर उन्होंने चलो एक्टिंग कोर्स है 3 साल का, वो किया। अच्छा, वहाँ चीज़ें करते रहे। उसी बीच में आए, उसी बीच में चूँकि हम लोग एक्टिंग कर ही रहे थे, तो एक सीरियल बनना शुरू हुआ था, सब लोगों ने सीरियल बनाया नेशनल टीवी के लिए, दूरदर्शन। हाँ, गड़बड़ झाला नाम था सीरियल। बिल्कुल, नाम सुना आपने, गड़बड़ झाला कर रहे थे। फिर उसी बीच में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी बीच में एक DD1 का ही लखनऊ दूरदर्शन सीरियल बन रहा था, मोमबत्तियाँ, जिसके कि थोड़ा सा काटूंगा यहाँ पे। ये आप डिप्लोमा कर रहे थे एक्टिंग में? यहाँ पे लखनऊ में, हाँ। लखनऊ में डिप्लोमा एक्टिंग में कर रहे थे जानकी दास जी के यहाँ। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस मुझे बताइए कि कैसे पहली बार सिलेक्शन हुआ? क्या जानकी दास जी की वजह से आपको काम मिल गया डायरेक्ट? नहीं, काम डायरेक्ट जानकी दास जी से मिला, क्योंकि लखनऊ में उस वक्त कोई एक तो BNA होता था जी, ठीक है, तो बॉम्बे के लोग आकर के यहाँ पे उन्होंने डाला कि यहाँ बन रहा है, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट डाला जी, लखनऊ फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ से किया। तो जो लोग बॉम्बे कह रहे थे तो पता लगा, अच्छा बॉम्बे में इसका एडवर्टीजमेंट हो चुका था लखनऊ फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो लोग कहते चलो जो यहाँ करें, चलो यहाँ के कुछ स्टूडेंट, तो वहाँ का इस फर्क पड़ सकता है कि चूंकि जानकी दास जी का बॉम्बे में नाम था, तो यार वहाँ के स्टूडेंट होता है कि नया इंस्टीट्यूट खुला है, तो जो वहाँ का प्रोप्राइटर होता है, जो प्रिंसिपल, तो वो चाहता है कि हमारे बच्चों को पहले वहाँ जो भी बॉम्बे से आ रहा है पहले, तो होता ये था। फिर दूसरा, लोग इधर उधर ना भागे, एक ऑडिशन का प्लेस भी रख दिया जाता था जानकी दास वाला स्कूल इंस्टीट्यूट में, वहाँ ऑडिशन था, वहाँ मुझे चीज़ें सिखाई गई जी। तभी होता था। एक्टिंग में कहा जाता था कि 5 Ws का माने बहुत है। What are you doing? Where are you doing? When are you doing? Why are you doing? वो चीज़ें माननी पड़ती हैं। देखा तो उसी बीच में, तो उसी में सिद्धार्थ नागर जी ने किया। हाँ, उस वक्त मुझे कोई डायलॉग नहीं मिला था, मैं वेटर बना था, साइलेंट कैरेक्टर। हाँ, मुकुल नाग हीरो थे। मुकुल नाग की बात कर बता दूं को साईं सीरियल आता था, उसमें वो साईं का किरदार निभाते थे। बिल्कुल। और उसकी हीरोइन थी आपकी जया भट्टाचार्य जी, जो सास भी कभी बहू में सास का करेक्टर उन्होंने किया। वो सब साथ में रहे, लेकिन सब हैं चीज़ें। लेकिन सिद्धार्थ नागर जी से फर्स्ट टाइम किया, लेकिन आज भी हमारे संबंध सिद्धार्थ जी के साथ आज भी वैसे बने हैं, फ़ोन पे बातचीत होती है। अभी वो गडप्पा एक फिल्म करने जा रहे थे, उसी बीच में मैं उनको सेलेक्ट हो गया था। पता लगा कि उसी बीच मैंने रेड फिल्म का मुझे ऑडिशन दिया था, सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अविनाश, हम लोग तो साथ में हमेशा करेंगे, ये तुमको एक बड़ी फिल्म मिल रही है, रेड फिल्म, जिसमें अजय देवगन जी हैं, लंबा काम, इसको तुम मत छोड़ो। जी। हमने कहा नहीं सर, आपके साथ पहले बात हो गई, कि ये बात मत सोचो मेरे साथ पहले बात हुई कि नहीं हुई। जी। संदीपन भैया को सर भी बोलता था कि भैया बोलता था, जो भी होता बोलते थे, तो कुछ ऐसा वो नहीं। लेकिन उनके अंदर ये चीज़ थी, उन्होंने कभी ऑडिशन नहीं लिया आर्टिस्टों का। जैसे आज की तारीख में कोई आता है वो ऑडिशन लेता है, लेकिन वो देखते हैं, हाँ उसने लुक देखा, क्या है ये करेक्टर मेरे लिए ठीक है, एक्टिंग तो मैं करवा लूँगा। हाँ, होता है। मेरे ख्याल से अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो कि ये सोचता है ना कि ये बात सही है, एक्टर उनको मालूम है कि अभिनय सबके अंदर है। जी बिल्कुल। दीपक, ये भी आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपके अंदर भी एक अभिनय है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। अच्छा डायरेक्टर वो जो कि करेक्टर को निकाल लेता है, और करेक्टर को निकालता वो भी चीज़ों को समझा करके अपने आप, वो ओरिजिनल। आज की तारीख में और पहले तारीख में डिफरेंस ये हो गया है कि पहले एक्टिंग थोड़ा लाउड होती थी, जी। अब
अभिनय नेचुरल होता है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फ़र्क है। और स्टेज में और अभिनय में बहुत फ़र्क हो गया अब तो। फिर आप कॉलेज से निकले, फिर नौकरी का सिलसिला चालू हुआ, क्या दौर था, कैसे कैसे नौकरियां मिली, कहाँ कहाँ नौकरियां की आपने, क्या तनख्वाह उनका मिलती थी? नौकरी का दौर ये रहा कि हाँ चलता था, अब ये लगता था अब कैसे करना है, तो फिर हमने इंटरव्यू देते थे, इंटरव्यू दिया, कर लिया। तब इंटरव्यू करके हाँ पेपर लिया, चलो पेपर पढ़ते थे, क्या निकला पेपर में, यहाँ का वैकेंसी, चलो आओ, चले जाते थे। भाई पापा मम्मी अपना ऑफिस चले जाते थे, हम ये करते थे। तो डोर टू डोर सेलिंग मैंने की। डोर टू डोर सेलिंग में तब कॉर्डलेस मोबाइल चला करते थे, मतलब घर घर जा करके कॉर्डलेस मोबाइल बेच करके अपना घर का खर्चा निकाल, हमने अपना पॉकेट मनी निकालता था, पैसे नहीं मांगता था। ये हुआ। फिर उसी बीच में और दूसरा, तो चलो वहाँ से हटो, फिर दूसरी जगह जब पता लगा वो कंपनी बंद हो गई। ये छोटी मोटी कंपनियां थी, जब उनको प्रॉब्लम लगा बंद कर देती थी, कभी तनख्वाह दी कभी नहीं दी। फिर एक कंपनी आती थी सुमन मोटर्स जी, ये बॉम्बे के थे, और उनके रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ कॉन्सेप्ट सेलिंग थी। उस कॉन्सेप्ट सेलिंग में यह था कि आपको दिखा करके, कॉन्सेप्ट बता करके आपसे पैसा लेके देना, प्रोडक्ट को देना, कि आपका ये पैसा इतने दिन बाद इतना मिल जाएगा, इतने दिन बाद इतना मिल जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड हुआ जैसे मनी। तो बहुत तो होता था। उसी बीच में सेलिब्रिटी कंट्री क्लब लखनऊ रिजॉर्ट्स, हाँ, उसकी मेंबरशिप बेचता था जा करके हर संडे, एक्टिवा से चला वो। तब मेरे साथ मोटरसाइकिल थी, हीरोपुक थी, टीवीएस। जब ये दौर चल रहा था तो क्या कमा लेते होंगे आप? तब दौर था भाई 1500 तो बेसिक होती थी उस वक्त, महीने भर की 1500 रुपये। 90 वो ये बात है तुम्हारी 95 की, महीने भर की महीने की 1500 रुपये कमाई होती थी। और जो बिना तो उसका इंसेंटिव मिला करके 4-5 हज़ार रुपये आ जाता था। यही दौर चला करता था। हुआ फिर ये हुआ, चलो एक हुआ, फिर ये चलो नाटक भी करते हैं। फिर स्टेज शुरू किया, थिएटर कह सकते हैं। थिएटर किया। थिएटर पहले नहीं किया, बाद कॉलेज में स्कूल टाइम में कर लेते। फिर मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, कि लोग थे कि नहीं थिएटर भी ज़रूरी है। क्योंकि वो तब अभिनय से फिल्म एक्टिंग में थोड़े बता दिया जाता था क्या है, क्योंकि फिल्म अभिनय जब एक्टिंग की थी तो वहाँ भी थिएटर करवाया गया जी, परफॉर्मेंस के लिए वहाँ थिएटर कराया जाता था, कि आपने क्या सीखा क्या नहीं किया। ये दौर चलते रहा। फिर ऑडिशन देता रहा मैं, ऑडिशन देता रहा। फिर एक ऐड बन रहा था, उस ऐड में मैंने काम किया, उसमें देखा तो लगा, तो जब अभिनय हो तो लोगों ने प्रोत्साहित किया, अच्छा किया। ये दौर धीमे धीमे चलता रहा। फ्री में मैंने काम किया शुरुआत में। फिर आया एक सीरियल आता था दास्ताने जुर्म, ईटीवी उत्तर प्रदेश का। ईटीवी उत्तर प्रदेश का ये है कि उसके शुएब इलियासी थे, जिसका कि DD1 पे सीरियल आता था इंडियाज मोस्ट वांटेड। जी जी बिल्कुल, बहुत पहले रात में। तब तो ये प्राइवेट चैनल्स थे ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। खाली दूरदर्शन, DD लोकल और DD1, DD लखनऊ ये हुआ करते थे, उसमें आते थे। वो जब बंद हो गया सीरियल तो ईटीवी उत्तर प्रदेश स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पता लगी कि लखनऊ के आर्टिस्टों को ज़रूरत, एक सीरियल बन रहा है दास्ताने जुर्म जी। तब मालूम है, जब थिएटर गया तब किसी ने बताया, तो मैं फिर वहाँ गया, ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ। पहला हुआ तो वो वहाँ पे मैं जो 300 रुपये एक दिन का मिलता था, वो करते करते 2005 में मैंने ख़त्म किया। तो पर डे मुझे 900 रुपये मिलना स्टार्ट हुआ। अच्छा। 2005 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था। हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं था, मेमोरीज कुछ नहीं थी, मेमोरी लॉस हो गई थी, टोटल पूरी ब्लीडिंग हो गई थी। वाइफ को नहीं पहचानता था मैं, वाइफ को कुछ कई चीज़ें, फादर था चीज़ें। ये दौर चलता रहा। फिर उसी बीच में शूटिंग भी भोजपुरी फिल्म्स की, हिंदी फिल्म्स की। भोजपुरी फिल्म्स पहली मैंने भोजपुरी फिल्म्स की थी कहिया डोली लेके एबा। अच्छा। जिसके कि आज भी आप जानते होंगे, एक एक्टर हैं जो कि हमारे अच्छे मित्र, उनकी पहली फिल्म थी संजय पांडे जी। बिल्कुल, अच्छे मित्रों में से हम लोग। वो हमेशा ये कहते थे, अविनाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो लखनऊ में, अगर बॉम्बे होते ठीक है, बॉम्बे होते तो आज होते, लेकिन आज अपने मदर पेरेंट्स के पास ना होता। ये क्या कहानी है कि एक एक्टर, क्योंकि जो हब है मुंबई, हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद आप मुंबई आना जाना तो लगातार बनाए रहे, लेकिन कभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए। शिफ्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि जब चीज़ें हुई तो मेरे पिताजी की स्थिति सही नहीं थी। वो जो उनको डायलिसिस पे चलते थे, जी।
डायलिसिस चलते थे, तो चूँकि मेरे बीच वाले ब्रदर रहे नहीं, ख़त्म हो चुके थे, मेरी मैरिज के 3 महीने बाद ही एक्सपायर कर गए थे जी। मेरी मैरिज 96 में हुई, मेरे ब्रदर भी 96 में एक्सपायर किए। तो फिर ये लगता था, मेरे बड़े वाले भाई साहब वो रेलवेज़ में हैं, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। तो ऐसे में किसी को घर में रहना ज़रूरी है। बूढ़े माँ बाप को इस ओज में छोड़ के चले जाना मुझे गवारा नहीं किया। पैसा तो फिर भी कमा लूँगा, और अब मेरे अंदर अभिनय है, तो अभिनय तो मैं मरते दम तक करता रहूँगा ना। बिल्कुल। उसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, ये हो सकता है तब किरदार वो ना मिले, लेकिन जो किरदार होगा वो तो मिलेगा ना, और करूँगा तो बाखूबी उसको वैसे ही निभाऊंगा। बिल्कुल। और जो जानने वाले हैं वो जानते हैं अविनाश के अंदर ही कलाकार है और उसके अंदर ये टैलेंट है, तो वो काम तो देंगे जी। सभी चीज़ों। तो मेरे लिए ये होगा कि गया, शूट किया, शूट करके चला आया। और लखनऊ में किया, लखनऊ में भी मैंने DD1 का सीरियल आता था निशब्द जी। मुझे याद है जब पापा को दिखाया, और पापा को मैंने बीमारी से पहले भी पापा को एक फिल्म में मैंने काम दिलाया था। फिल्म का नाम था मैं क्या करूं यार। जी। मैं क्या करूं यार, ये कहानी जो थी ये वो बक्सल वालों के ऊपर थी, कहानी थी। उसमें फादर को मैंने ऑडिशन दिया, फादर मेरे फादर बने, एक्चुअली में वो मेरे फादर बने। वो किसान होते हैं, तो उनकी एक जमींदार घर में बुला करके उनको जबरदस्ती दारू पिला करके सारी संपत्ति अपने नाम करा लेता है। वो स्टांस मुझे याद दिलाता हूँ कि उस वक्त मेरे फादर के रॉड पड़ा हुआ था, वो सींच कर रहे थे, और वो करीब 1.5 घंटे तक पिताजी गुलठी मार के नहीं बैठे होते हैं, जैसे आदमी यूँ बैठता है, वो बैठे रहे। तो मुझे कष्ट हो रहा था, तो मैं डॉक्टर से बोला सर पापा के रॉड पड़ी है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा बाबूजी कोई तकलीफ तो नहीं है? पापा कहते नहीं सर कोई तकलीफ नहीं मुझे। मैंने कहा नहीं सर के पापा के रॉड पड़ी, नहीं बैठ पाएंगे। बाबूजी आपके रॉड पड़ी? हाँ रॉड पड़ी है पैर में। अरे आपने बताया क्यों नहीं? तो एक लगता है जैसे वो लगता है वो अंदर मेरे अंदर कि वो उनको दर्द हो रहा हो, लेकिन वो इतना चरित्र में डूबे हुए थे कि उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा था। भाई उनके साथ भी थे, अगर उनके साथ वो फैमिली के मेरे बाबा एक्सपायर ना हुए होते तो शायद वो आज कहीं और होते। वो दर्द उनको मालूम है, वही दर्द मेरे अंदर था कि अगर मैं बॉम्बे चला गया, मेरे पिताजी कुछ हो गया, तो मैं उनको आखिरी समय ना देख पाऊंगा। इसलिए मेरा जाना संभव नहीं रहा बॉम्बे। गया, करता आया। तो वो जब भी मेरे सीरियल आते तो चुपचाप होकर डायलिसिस होकर आता था, टीवी में चला करता था, जब चलता था तो मैं टीवी खोलता था, देखता था। और उस बीच में अगर किसी की कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, मेरी वाइफ ने या कुछ ने कुछ बोला, तो बहुत अच्छी गुस्सा देते, चुप रहो, देखना हो देखो सीरियल, नहीं तो जाओ तुम लोग बाहर, कमरा छोड़ के लगता था। और वो मैं देखता था उनको निगाहों से, बड़ा बहुत ही वैसे देखते थे, मतलब लग रहा है उनको जो चीज़ें देख रहे हैं कि ये मेरे घर का नाम टिल्लू है, टिल्लू कैसा अभिनय कर रहा है। और कहीं लगता तो बता देते। तो चीज़ें आई है मेरे अंदर चीज़ें। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, पिताजी तो एक्टर थे ही, क्या किस तरीके से घर वालों का समर्थन मिला? और जब क्या आप इस लाइन में आए तो शादीशुदा हो चुके थे? अगर शादीशुदा हो चुके थे तो पत्नी का कैसा सहयोग रहा, किस प्रकार का? जिस लाइन में जब मैं आया, मैं शादी तो मेरी नहीं हुई थी, अफेयर चल रहा था। उस वक्त मैं एक्टिंग कोर्स कर चुका था, मैं अभिनय कोर्स कर चुका था, एक सीरियल गड़बड़झाला किया था। और उस वक्त मैं शूटिंग चल रही थी, तो मेरे बीच वाले पहली बार मेरी बहुत बड़ी फ़ोटो निकली थी पेपर में, अखबार में शायद वो अभी है, मेरे पास प्रिंट रखा हुआ है। अखबार में फ़ोटो निकली, तो मेरे भाई साहब एक्सपायर हो गए, प्रदीप शुक्ला जी बबलू भाई साहब, वो आए तो भागे, देखो टिल्लू की फ़ोटो निकली, छोटू की फ़ोटो निकली, छोटू बोलते थे, छोटू की फ़ोटो निकली, तो लेके आया था। उस वक्त क्योंकि लेट नाइट आना, फिर सुबह शूट लगना, तो फिर मैं लोकेशन पे भागना, तो हम लोग को 3 लोग सवारी पे पापा लेके जा रहे थे, भाई साहब 3 लोग बैठा ले। तो उसी बीच में निशादगंज पुल पे पुलिस वाला पीछे जा रहा था, उसकी गाड़ी पे हॉर्न दे, तो भैया सुने ना, उन्होंने कुकरा गोमती पुल पे रोक लिया और लाइसेंस ले लिया, ये ले लिया, वो सब ले लिया। फिर जब आए भाई साहब ने जब न्यूज़पेपर दिखाया तो तुरंत उनको छोड़ दिया हमको कि शूट पे जाना है। फिर आया, तब
थाना अध्यक्ष से उसने बात की तो सब बातें चली, तो लाइसेंस उन्होंने वापस किया भैया का, वो खुशी उनको मुझे लगी। तो ये सपोर्ट आया। फिर हुआ, फिर मैं अपना सुमन मोल्डर्स में जॉब करने लगा। फिर उसी बीच में वाइफ से रहा, फिर चलता रहा। वाइफ हमारी क्रिश्चियन वाइफ मैं जिनसे भी शादी हुई है। इस कहानी पे आएंगे, पहले ये जो आप बता रहे हैं कि ये पिताजी वाला जो किस्सा है कि हाँ, फिर ये चलता रहा पिताजी वाला। तो फिर उसी बीच में आते देखते थे, फिर पापा की डायरी से उसी बीच में मेरा निशब्द सीरियल चल रहा था जी। लंबा सीरियल था, उसमें मैं नौका कैरेक्टर किया है। और निशब्द का शूट करने रानी खेत भी में भी टीम गई थी जी। रानी खेत भी गई थी टीम। और डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया उसी बीच में, अविनाश वो तुम्हारा सीन लगा हुआ है, कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा पापा की डायलिसिस चल रही है। मैंने कहा सर क्या हो गया? क्या सर तुम्हारा सीन लगा हुआ है। मैंने कहा सर कितना टाइम लगेगा सीन में, ये बताइए आप। या तुम कितनी देर में? आपने कहा देखिए सर पापा को 3 घंटे लगता है डायलिसिस में, अभी वो डायलिसिस में है। अगर आप ये कर सकते हो कि मैं घर जाऊंगा, घर से ड्रेस लूँगा और आप मुझे आऊँ, मेरा सीन करके मुझे 1 घंटे के अंदर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 1.5 से 2.5 घंटा लगता है। 1 घंटा पापा का हो चुका है और 2-1.5 घंटे का मेरे पास टाइम है। तो कर नीचे अविनाश आओ। मैं गया, कॉस्ट्यूम ली गया, तुरंत उन्होंने मेरा सीन लगाया, सीन किया, तुरंत मैं आया। तो ये हमारे लखनऊ में ये है कि कुछ राइटर्स हैं जो कि मेरा सपोर्ट किया उन्होंने। जी। सुकून मिलता है, पिताजी के अपने बुजुर्गों की सेवा करने का सुकून मिला। अगर ये मैं बॉम्बे होता तो शायद ये मैं सुकून ना तो कर, मैं अपनी सेवा ना कर पाता, जब चल पाता तो वक्त भी खत्म हो जाता। एक इतर पैसा, स्टारडम, गाड़ी, बंगला, उससे एक अलग की दुनिया है ये जो सुकून ये सुकून की दुनिया अलग होती है। वो पैसा और गाड़ी बंगले से नहीं मिलती। आज भी देख लो बॉम्बे में कितने लोग हैं। सुशांत सिंह की बात करता हूँ, सुशांत सिंह कहता हूँ पैसा था, सब कुछ था, सुकून नहीं था। पेरेंट्स को छोड़ के आए। मनोज बाजपेयी है, पेरेंट्स को छोड़ के, तो अपना अलग है ना। पैसा है लेकिन वो सुकून तो नहीं है। किसी भी आपको देख लो, आप बाहरी किसी भी एक्टर को देख लो, आदमी पैसा कमाता है इसलिए कि सुकून पा सके, और जब पा लेता है पैसा तो सुकून नहीं रहता है। सिंपल सी बात है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना। बैलेंस्ड। या तो आप बैलेंस कर पाओ तो हो पाएगा, या तो आप पेरेंट्स को अपने पास लेके जाओ तब कर लोगे। जैसे जो लोग बहुत से लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को लेके चले गए, वो रह रहे हैं। प्रेमिका के बारे में बात कर रहे थे, जब आपकी धर्मपत्नी बन चुकी हैं, कैसे शुरू हुआ आपका प्रेम प्रसंग और कैसे शादी के मुकाम तक पहुंचा? क्या लेके भागना पड़ा था या हो गई थी रजामंदी? नहीं, ये भी एक फिल्मी कहानी समझिए, फिल्मी अंदाज हो सकता बस है। तो आप जाहिर कर दीजिए। इसका भी एक शूट करके मैं आ रहा था, तब याद हो ये बात है 95 की बात। 95 में याद करें, हम लोग को ऑटो चलते थे जी। जो कि धुआं बहुत देते थे जी। और मेरे ख्याल से ऑटो वो जो हाथी सूंड वाले ऑटो, काले वाले कहा जाते हैं ना, टेम्पो जो चलते थे, वो होते। तो लखनऊ में प्रदूषण बहुत ज़्यादा था। तो हमारे एक डायरेक्टर थे संदीप तिवारी जी, जो कि गदर फिल्म एसोसिएशन में रहे थे, एसोसिएट डायरेक्टर में थे। उनका ऑडिशन मैं करके आ रहा था, इंटरव्यू मैं बना था। जो तो ट्रैफिक वाले लोग थे, ऑटो वाले, तो उनका प्रदूषण के ऊपर चल रहा था। तो शाम को, तब मैं रहता है इंदिरा नगर में था और घर पापा का बादशाह नगर में भी था, रेलवे कॉलोनी में। ये जहाँ बैठे हैं ये पिताजी की संपत्ति है। हाँ, पिताजी का जी। ये संपत्ति उनकी पिताजी का था, रेलवे। तो वहाँ आ रहा था, तो अचानक मैं इंदिरा नगर आ रहा था शाम के टाइम, तो अचानक ने एक बादशाह नगर के सामने रेलवे की तरफ जा रहा था एक लड़का, उसने बिना हाथ धोए वो गाड़ी मोड़ दी। और मेरे पास तब थी वो एक्सप्लोरर, इनफील्ड वालों की टीवीएस, वो थी टीवीएस कम मोटरसाइकिल लगती थी तब, जो किक से स्टार्ट होती थी, समझ गया वो थी शौकीन। तब मैं वो चल रहा था, तो उसमें वो गिरी, मैं गिर पड़ा ले करके। तब उस वक्त मैं वो बड़ी ऊंची हील वाले जूते चलते थे वो पहनता था, मोजा नहीं पहना था, वो पहन लेता था मैं। उसकी किक में रबड़ नहीं लगी हुई थी, तो गाड़ी गिरी और वो मेरे पैर में घुस गया पूरा ये पीला। जब मैं उठा
उठ ना पाऊँ। तो जब एक्सीडेंट तो कॉलोनी के बगल में कॉलोनी थे, पान की दुकान वाले सब आए तो देखा उठ नहीं पाया, देखा तो गाड़ी वहीं लगा। तो पता है चूँकि घर बगल में था तो तुरंत मुझको रेलवे हॉस्पिटल लेके गए। रेलवे हॉस्पिटल गए तो पता लगा था ये शुक्ला जी का बेटा है, पापा रेलवे में थे ही। आए तो तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। और तुरंत उस वक्त का याद है, मैं नवरात्र का व्रत रहता था। पहले मैं पूजा बहुत करता था, नवरात्र का व्रत रहता था। तो हो गया। अच्छा, वाइफ मेरी जो है वो पापा के ऑफिस में ही जॉब करती थी। पापा के ऑफिस में जॉब करती थी। चीज़ें हुई, बात हुई, तो जब पता लगा वो देखने आई तो ऐसे कब सिलसिला हो गया, फ़ोन पे बातचीत होनी थी। तब लैंडलाइन था, मोबाइल नहीं था। तब जब भी आए ऑफिस में तो हाल चाल लेती थी। फिर बीच में आई देखने देखने, सिलसिला चलता चला गया। फिर ये हुआ कि फ्रेंडशिप, मैंने कहा मैं फ्रेंडशिप नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये अप्रोच उनके तरफ से था? मेरी तरफ से ही मैंने वो हुआ कि हम लोग फ्रेंड्स रहते हैं, हमने कहा फ्रेंडशिप नहीं कर सकता मैं। आपने बोला? हमने बोला। आपने मतलब हमने प्रपोज किया? कर दिया। और उधर से रिप्लाई आया कि हम फ्रेंड्स रहते हैं? हम फ्रेंड्स हैं। तो हमने कहा हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। हमने कहा पढ़ना तो लाइफ पार्टनर बनो। कहे नहीं ये संभव नहीं है। हमने क्यों नहीं संभव? कहे हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करें। मैंने कहा ये तुम मुझ पे छोड़ दो दादी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। देन फिर मैंने अपने को मैरिज हुई इस तरीके से। मतलब फिर रजामंदी से करी? रजामंदी से नहीं, फिर हमने आर्य समाज से मैरिज की। तो पापा और मम्मी मेरी मैरिज में पहुंची थी और मेरे घर से कोई नहीं पहुंचा था। ये वाले भाई साहब झांसी में थे तो ये पहुंचे थे। फिर चलता रहा सिलसिला। पिताजी को तो बड़ी आहत हुई होगी इस बात से? स्वाभाविक है, सारा सपना तोड़ गया था। स्वाभाविक है। लेकिन मेरे पिताजी बीच वाले भाई साहब के मैरिज में कह चुके थे इस बात को कि भाई मेरा लड़का तो अभी अभिनय करता है, पता नहीं वो यहाँ रहेगा मुंबई में रहेगा, तो जितनी हमको खुशियाँ हैं अपने इस बीच वाले बेटे के मैं पूरी कर लेंगे तो शादी की। कि मुझे नहीं मालूम मेरा छोटा लड़का कहाँ शादी करेगा, वो पता नहीं घर से भगा, बम्बई से भगा के कोई ले आएगा। ये मम्मी जैसा बताती हैं, मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मेरी माता जी बताती हैं कि बेटे ने, पापा ने ये साफ कह दिया था। ऐसा ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वही है, वही कहावत है। तो वो दिख गया, उनको लगा होगा तो बात वही हुई। सर मैं जब आया आपके एंट्रेंस से, जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की तो मेरी नज़र इन सामने पड़ी कुछ ट्रॉफियों पे गई और एक ट्रॉफी है ये ग्रैंड प्रीमियर शॉर्ट फिल्म डोरबेल 30 दिसंबर, इस पे जाके रुक गई। क्या है कहानी इस शॉर्ट फिल्म की और इस अवार्ड की? ये शॉर्ट फिल्म है, ये बॉम्बे में, ये हमारे डायरेक्टर हैं अभिषेक टंडन जी, उन्होंने ये बनाई है। डोरबेल कई सारी हैं इसमें, कई सारी हैं। डोरबेल है, 30 दिसंबर है। अच्छा, हाँ, मतलब ये अलग अलग है? हाँ, कई सारी दिसंबर, और ये क्या लिखा है? लखेरे। अच्छा, ये कई फिल्में, कई 4 फिल्मों का। हाँ, 3-4 फिल्मों का है। तो इसमें मैंने डोरबेल में किया है, लाखेरे में किया है। इसमें क्या, ये दोनों डोरबेल और लाखेरे जो है ये नैनीताल में शूट हुई है। अच्छा। लाखेरे जो वो कहानी है कि लड़के जो थोड़ा सा बर्बाद होते हैं, क्या करते हैं, तो एक मेजर साहब उनको डिफेंस में ले जाते हैं। उस तरीके की कहानी थी। आने वाली जो भविष्य है, जो आने वाला वक्त है, कल है, इसकी क्या क्या योजना है आपके दिमाग में? कौन से ऐसे रोल्स हैं जो आपको लगता है कि मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, आपके ड्रीम रोल्स हैं कि ये रोल मुझे अब करना है या चाहते हैं करना? नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया मैंने, इमोशनल कर चुका हूँ, कॉमिक कर चुका हूँ, निगेटिव नहीं किया है। वो एक है कोई ऐसा करने का निगेटिव, किसी एक्टर का रोल जैसा लुक कि लाइक इस तरीके का हो कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। निगेटिव जो कैरेक्टर होता है वो कोई भी निगेटिव तरीके से ले सकता है जी। एक जो निगेटिव आ सकता है, एक पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, एक टोटली निगेटिव होता है। एक कैरेक्टर होता है कि निगेटिव आदमी करते एकदम से वो ऐसा चेंज आता है उसके अंदर स्टोरी में कि वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। कॉमिक में तो नहीं होता ऐसा। जी बिल्कुल। इमोशनल में ऐसा नहीं होता, वो एक अलग हट के कैरेक्टर मेरे लिए अच्छा मिल सकती चीज़ सकती है कि लोगों के दिमाग में अभी यही है कि अविनाश शुक्ला टाइप डायरेक्टर है, वो एक इमोशनल
टाइप कास्ट हो गए आप, हो गए हैं, इमोशनल। उनको यही मिले, कॉमिक कर सकते हैं, हम्म। तो ये थोड़ा सा मिले तो वो उम्मीद है। लेकिन अब देखिए सब ऊपर वाला कब कराएगा। भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं, अभी किन किन प्रोजेक्ट्सों पे लगातार आपके काम चल रहे हैं, आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? अभी एक फिल्म है वो करना है मुझे। जी अभी मैंने रिसेंटली क्राइम पेट्रोल किया है। जी। कुछ वेब सीरीज हैं वो चल रही हैं, प्लान है। बाकी ऑडिशंस कई जा चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ से कुछ आया है, कुछ नहीं आया है। कुछ की डेट क्लैश कर रही है, तो देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं सिलेक्शन हो चुका है, कोरोना की वजह से सब रुक गया। कुछ बड़ी फिल्म भी की, बैक कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि ये फिल्में आपने की हैं। कौन कौन सी फिल्म? हाँ, तो कौन कौन सी फिल्में की, एक बार नाम ले लेते और ब्रीफ हल्का हल्का हो जाता कि ये कैरेक्टर था, ये चीज़ें थी। फिल्म्स तो मैंने काफ़ी की हैं, कुछ नाम मुझे याद हैं, कुछ याद नहीं है। जो याद है, लेकिन जो याद है उसमें मैं बता देता हूँ। एक मैंने रेड फिल्म की है जी इसमें अजय देवगन के साथ में की थी। रेड में मैं IT ऑफिसर बना हूँ। जी। और नील बटा सन्नाटा, ये स्टोरी है। एक काम करने वाली दाई है, उसकी बेटी होती है, जी बेटी को पढ़ाना चाहती, बेटी पढ़ना नहीं चाहती है। फिर वो बेटी उसकी कलेक्टेड बन जाती है, तो उसका मैं वॉचमैन का करेक्टर किया है। जी। संजय सूरी जी के साथ सीन है और स्वरा जी के साथ डायरेक्ट सीन है। स्वरा भास्कर के साथ में बरेली की बर्फी की मैंने, आयुष्मान खुराना थे उसमें, और राजकुमार जी भी थे। और नील बटा सन्नाटा हो गया, और बाबू मोशाय बंदूकबाज जी नवाजुद्दीन जी के साथ में थी। फैमिली ऑफ ठाकुरगंज है। रेड अभी नहीं, रेड कर ली है। और अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई थी मैडम चीफ मिनिस्टर, रिया चड्ढा जी के साथ। रिया चड्ढा जी थी और यूपी के CM की हाँ, कहानी यूपी CM के ऊपर दिखाया गया, तो मैं उसका PA बना हूँ। प्यून का करेक्टर था मेरा। अगर वो फिल्म आपने मैंने देखी है, पूरी फिल्म देखी है। तो आपको बता देता हूँ। जिस में सबसे पहले जो उसका बॉयफ्रेंड आता है ऋचा चड्ढा जी का बचपन का, जी, जो कि विधायक बन जाता है, और बाद में उसको पैरालिसिस करवा देती हैं। बाद में जब वो जाता है तो आप देखो कि जब सबसे पहले वो निकलता है, लिफ्ट में निकलता है, खड़े होकर के जाता है। जब निकलता है तो टकला होके आता है, तो मैं वो रिएक्शन दे रहा होता हूँ। ठीक, उसके बाद वही बताते हैं, सब मैम आपसे कोई विधायक जी मिलने आए, तो घुस के सीधे आ जाते हैं। वो है। फिर दूसरा एक सीन मेरा वहाँ पे होता है, 4-5 मेरे सीन है वहाँ पे। जब विधायक वो ऋचा जी के बैठी होती हैं, और जब मंत्रियों के लिए लिस्ट की तैयारी हो रही थी, तो मैं फाइल लेके आता हूँ। जब बात कर रहा होता है वो उनका PA, तब वो सर वो उन्होंने विधायक जी ने ये लिस्ट भेजी है। सर लगभग ऐसे याद नहीं आएगा। लगभग मैंने अपनी आपकी जर्नी को पूरा कवर करने की कोशिश की। कुछ 4-5 सवाल करूँगा, क्विक आंसर दीजिएगा, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं, जो जुबान पे जो आएगा तुरंत दूंगा। एक अच्छे बेटे बन पाए? हाँ, थोड़ा सा बना। लास्ट में ये कह सकते हैं कि जब पिताजी को हुआ तो पूछते थे, हाँ वो पिताजी चाहते थे इंजीनियर बनना, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन लास्ट टाइम मैं कहा कि नहीं, मेरा बेटा जो कर रहा है मेरी अच्छी तरीके से सेवा कर रहा है, सब कुछ छोड़ करके। घमंड है आप में? मुझे घमंड है। एक अच्छे पिता बन पाए? कोशिश है, ये तो बेटा ही बताएगा मैं अच्छा पिता बन पाया कि नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है? शायद हूँ। श्योर नहीं है? शायद हूँ, ये तो बेटा ही बताएगा। कोई भी अच्छा बाप कभी ये नहीं कह सकता मैं अच्छा बाप बन पाया। शायद मेरे पिताजी भी कहे होंगे कि मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, कि मेरे बच्चे बेटे को विजय ना अभिनेता नहीं बना पाया, ना उसको इंजीनियर डॉक्टर बना पाया जी। तो ये तो कोई नहीं कह सकता। ना माँ कह सकती, ना पिता कह सकता कि मैं अच्छा माँ बाप बन पाया। कोई ऐप है? ऐप तो इंडस्ट्री में तो ऐप तो रहते हैं इंडस्ट्री वालों का। अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं आप? अपने कार्यकाल से, अपनी ज़िंदगी से? ठीक है, बहुत इच्छा नहीं है। था एक वक्त था, बहुत सारी चीज़ें थी, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हालात के साथ समझौता कर रहा। तो सपने मारे हैं आपने, उसके बाद अब संतुष्टि में? हाँ, जो मिल रहा ठीक मिल रहा मुझे। बाकी जो है होता भी है कि लखनऊ में अब जो है
कोरोना के बाद लखनऊ में अच्छी खासा यूपी मिनिस्ट्री हो गई है, तो मुझे हर फिल्म में होना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि आपको पापा हर फिल्म में होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे हर फिल्म में होना चाहिए, अगर फिल्म की वो स्टोरी होगी तो मुझे ज़रूर मिलेगी उस फिल्म में, अगर मेरे लायक करे किरदार होगा। जितनी भी फिल्में की आपने, क्या क्या पैसा मिल जाता होगा आपको? रेट में अच्छा मिला, जहाँ पे पैकेज होता है वहाँ पे अच्छा पैसा मिल जाता है। एक बार हल्का सा बता दें, मेरे दर्शकों को पता चले कि हाँ कुछ काम करके इतना पैसा मिल जाता है। तो आज की तारीख में बता दें कि जैसे अभी मैंने रेड की, एक आदमी नाम नौकरी करता है, उसको 1.5 लाख रुपए तो नहीं मिलता ना महीने का। जो आदमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक महीने के अंदर 1.5 लाख उसको नहीं मिलेगा। जो MBA और MBA किया होगा उसको भी शायद 1.5 लाख का पैकेज ना हो, जो IIM से करेगा शायद उसको पैकेज मिल जाए। उसका भी पैकेज महीने का अगर हो तो साल का होता तो भी ज़्यादा होता। इस समय डमाडोल है, कहीं से भी कर लीजिए, माहौल खराब है इस समय। कोरोना ने और खराब कर रखा है। कोरोना खराब किया, लेकिन उसमें भी कोरोना खराब किया, लेकिन मैं अपने उस पर नीचे नहीं गिरूंगा जी। जो मैं कर चुका हूँ ऊपर उसके नीचे नहीं जाऊंगा। तो ये बात रही कि हाँ नाम है, नाम तो है, अगर नाम नहीं होता तो मैं इतनी फिल्म कैसे करता। और भी फिल्म की है तो एक किरदार के लिए ऑडिशन होता है, एक चरित्र के लिए सेलेक्ट करने के लिए भाई फिल्म में पैसा काफ़ी लग रहा होता है ना जी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे लिए तो हमारा चेहरा देख के तो फिल्म में नहीं लगा रहा है ना, वो उस पर पैसा चाह रहा है तो पैसा लग रहा है ना जी। तो वो ऑडिशन लेते हैं एक किरदार के लिए, कम से कम 50 लोगों ने ऑडिशन दिया तब मुझे सिलेक्ट किया गया ना जी। तो मैं फिर अपने रेट क्यों नहीं मांगूंगा। और हर फिल्म वाला जो उनका मैनेजर है, अकाउंट्स वाले जो मैनेजर जो करें, वो तो चाहेगा कि एक्टर कम पैसे में मिले ना हमको। ये तो हमको सोचना है कि मुझे उस पैसे पे काम करना है कि नहीं करना है। बात मैं भी तो अपनी रखूंगा, जहाँ बात बनती है। हाँ निगोशिएशन तो सब जगह होता है, बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी फिल्म में निगोशिएशन करते हैं, किसी के साथ वो फ्री में भी काम करते होंगे, वो संबंध के ऊपर। फिलहाल मैं खुश हूँ जो मिल रहा है। हाँ एक बना रखा है, उसके नीचे काम नहीं करना तो नहीं करना मुझे। अच्छा, एक कैटेगरी आपने डिजाइन कर ली। सर लगभग आपकी पूरी जर्नी को कवर करने की कोशिश की मैंने, बहुत अच्छा बताया आपने और लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जितने भी यहाँ लोग हैं लगभग इसी इंडस्ट्री से कोई से बिलोंग करते होंगे तो मेरे चैनल देखते होंगे, या डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर बनना चाहता हो, कंपोजर बनना चाहता हो। नहीं तो आप उन जो नई युवा पीढ़ी है जो आना चाहती है इस फील्ड में, इस लाइन में, उसके लिए कुछ संदेश, कुछ मार्गदर्शन। मैं फिल्मी चाणक्य चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो ये सोच के ना आए कि बहुत अच्छी है, बड़ा रंग काम मिलेगा, वो मिलेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, और जो लोग संघर्ष से सोच कर पाएँ वही लोग इस लाइन को चुने, क्योंकि इस लाइन में संघर्ष है। लेकिन अगर आप उस संघर्ष को झेल लोगे ना, उसको पार कर लोगे ना, फिर आप बुलंदियों को छू लोगे, फिर आपका नाम होगा। जो लोग ये सोच के आएंगे कि अरे बड़ा नाम है यार, आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा, नहीं भाई, आज कल नहीं मिलता है। अब तो दौर अच्छा हो गया, हमारे टाइम में तो उतना भी नहीं था, कितना मैंने संघर्ष किया है। अब तो चैनल्स हैं लेकिन वहाँ भी लाइन लगानी पड़ती है। ये चुनना आपको है कि जिसके पास आप गए वो सही इंसान है कि नहीं, या वो फ्रॉड करने वाला है। अब आपके अपने शहर में भी ऐसे माध्यम आ गए हैं, मल्टीमीडिया, जो कि आप घर बैठे ऑडिशंस आते हैं वो दीजिए। बम्बई नगरी में अगर आप जाओगे ना, बम्बई में बहुत सारा समुंदर है, फ्रॉडियल भी बहुत मिलते हैं, अच्छे बहुत कम गिने चुने मिलते हैं। अगर आप अच्छे हाथ में पहुंच गए तो वाकई अच्छा प्लेस मिल गया। एक बार चांस, एक बार मिलता है, बार बार चांस नहीं मिलता है। जैसा कि कहा जाता है ना दोस्त, बंदूक से गोली एक बार निकलती वापस नहीं आती है। अगर आपके अंदर हुनर है तो हुनर एक बार आपको दिया जाता है, चांस एक बार दिया जाएगा। अगर उस पर आप फेम हो गए, प्रूफ कर दिया, फिर आपके ऊपर लाइन लग दी जाती है। यही मेरी आप लोगों से दुआएं हैं, विनती है, ये रख के ध्यान करिएगा और तब जाइए। नमस्कार। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और उम्मीद करता हूँ कि जो देखने वाले मेरे दर्शक हैं
काफ़ी मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे आपसे, आपकी स्टोरी को देखकर। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे अविनाश शुक्ला सर। कभी इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी, इंजीनियर बने भी, फिर उस फील्ड को छोड़ा, डॉक्टर बनना चाहते थे जो कि बन नहीं पाए, और उसके बाद एक्टिंग भी करने लग गए। काफ़ी सारी फिल्में कर रखी हैं, छोटे छोटे टीवी सीरियल्स कर रखे हैं, दूरदर्शन पे भी काम किया है, बहुत सारे फिल्में की हैं। पूरा उम्मीद करता हूँ कि इनकी जर्नी को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और बिना पेशेंस के अगर आप नहीं रख सकते हैं तो इस लाइन में मत आइए, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा संदेश है सर का। बाकी अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए शी यू सून, जस्ट अ वीडियो।